हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें इसमें जो है टोटल 20 सेट दिया हुआ है, जिसमें से 8 सेट जो है जनरल स्टडीज का है और 8 सेट जनरल एप्टीट्यूड का है और 4 सेट जो है दिया हुआ है वो जनरल लैंग्वेज का है। तो हम लोग जो है इसमें जनरल स्टडीज का जो है हम लोग सेट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और इसमें जो है एक प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचना को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। तो ट्रांस हिमालय के भौतिक संरचना को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाना है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में हो जाएगा, पहले जो है इसमें हो जाएगा जास्कर श्रेणी, उसके बाद जो है हो जाएगा गिलगित, उसके बाद हो जाएगा पीर पंचाल श्रेणी, उसके बाद गिलगित श्रेणी आता है और उसके बाद बुलर झील आता है। तो पूरब से पश्चिम की दिशा की ओर सजाना है। तो सबसे पूरब में हो जाएगा जास्कर श्रेणी और सबसे पश्चिम में हो जाएगा बुलर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है। तो भूमिगत जल द्वारा कौन सी आकृति बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घोलरंध्र, सेकंड ऑप्शन है युवाला, थर्ड ऑप्शन है अंधघाटी और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त सभी। तो भूमिगत जल द्वारा जो है घोलरंध्र, युवाला और अंधघाटी, ये सभी आकृति जो है बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो खनिजों की विशेषता के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है, इसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इनका निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है, सेकंड ऑप्शन है खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, थर्ड ऑप्शन है केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है और फोर्थ ऑप्शन है इनका वितरण असमान होता है। तो खनिज की विशेषता के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम है। तो भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का जो है सही क्रम क्या है। तो फर्स्ट साक्षरता दर में जो है साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। तो पहले हो जाएगा केरल, उसके बाद मिजोरम में है और उसके बाद गोवा में है और उसके बाद त्रिपुरा में है। तो केरल में साक्षरता दर जो है कितना परसेंट है। तो केरल में साक्षरता दर जो है 93.91% है। और गोवा में कितना परसेंट साक्षरता दर है। तो गोवा में जो है 91.58% है। नेक्स्ट दिया हुआ है मिजोरम में सॉरी स्टूडेंट, केरल में जो है साक्षरता दर जो है 93.9% है। गोवा में साक्षरता दर 91.58% है। मिजोरम में मिजोरम में साक्षरता दर जो है 91.58% है। और गोवा में जो है कितना परसेंट साक्षरता दर है। तो गोवा में जो है साक्षरता दर है 88.70%। नेक्स्ट दिया हुआ है त्रिपुरा में जो है कितना परसेंट साक्षरता दर है। तो 87% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो केरल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्यों का कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित झील एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अष्टमुदी झील। तो अष्टमुदी झील कहाँ है। तो अष्टमुदी झील जो है केरल दिया हुआ है।
तो ये सही है कि अष्टमुदी झील कहाँ है, तो केरल में है। सेकंड में दिया हुआ है पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में नहीं है, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट दिया हुआ है रूपकुंड झील, रूपकुंड झील कहाँ है, तो ये दिया हुआ है पंजाब, तो ये गलत है। रूपकुंड झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। पुलकिट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, और रूपकुंड झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है, तो कौन सी नदी घाटी परियोजना जो है मात्र एक ही राज्य में है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है चंबल घाटी परियोजना, सेकंड में दिया हुआ है म्यूराक्षी परियोजना, थर्ड में दिया हुआ है शरावती परियोजना, और फोर्थ में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी जो परियोजना है वो केवल एक ही राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ब्राजील जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के सतह में उपस्थित तत्व निम्न क्रम में है, तो पृथ्वी के सतह या भूपर्पटी में जो है कौन कौन तत्व जो है उपस्थित है, तो फर्स्ट में दिया हुआ कौन कौन सा जो है तत्व है जो पृथ्वी की सतह में जो है उपस्थित है, तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, भूमध्य सागर से कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा है, तो भूमध्य सागर से जो है कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है मिस्र और मोरक्को, सेकंड ऑप्शन में है लीबिया और मिस्र, थर्ड में दिया हुआ है ट्यूनेशिया और मिस्र, और फोर्थ में दिया हुआ है प्रयुक्त सभी। तो भूमध्य सागर से जो है मिस्र और मोरक्को जुड़ा हुआ है, लीबिया और मिस्र जुड़ा हुआ है, ट्यूनेशिया भी जुड़ा हुआ है और मिस्र भी जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच विद्युत बल, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है, तो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, तो क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है और किसका उदाहरण है, इसको चूज करना है। तो ये जो है किसका उदाहरण है, तो ये जो है संभारिक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और संभारिक जो है किसे बोलते हैं, तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो जिनका जो है द्रव्यमान संख्या जो है एक समान है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे संभारिक कहते हैं। तो इसमें जो है द्रव्यमान संख्या जो है एक है, तो 14 और 14 जो है दोनों एक ही दिया हुआ है, और परमाणु संख्या जो है इसमें भिन्न है, तो इसको जो है क्या बोलेंगे, तो संभारिक कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, यदि लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा, तो यदि लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो पृथ्वी पर जो है तीनों एक ही साथ पहुंचेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है किसी वस्तु के त्वरण पर जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें मिश्र धातु नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इस्पात, सेकंड ऑप्शन में है जिंक, थर्ड ऑप्शन में है पीतल और फोर्थ ऑप्शन में है कांसा। तो कौन सा जो है मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक जो है इसमें मिश्र धातु नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा होगा? तो जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? तो प्रकाश जो है सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हो जाता है। तो क्या होगा? प्रकाश जो है सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? तो किसमें जो है ऊष्मा का रूपांतरण जो है संवहन द्वारा नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भूमि और समुद्री मंद पवन में, सेकंड ऑप्शन है उबलता जल, थर्ड ऑप्शन है बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बात्या भट्ठी के चारों ओर वायु का परिसंचरण। तो किसमें जो है ऊष्मा का रूपांतरण संवहन द्वारा नहीं होता है? तो बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये जो है ऊष्मा का रूपांतरण इसमें जो है संवहन द्वारा नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थिति होता है? तो पूर्ण पाचन रस जो है किसको कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो कौन सा जो है एक प्रोटीन का जो है कार्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाए रखना। तो कौन जो है इसमें प्रोटीन का कार्य नहीं है? तो कोशिका के भीतर आनुवांशिक सूचना जो है संग्रहित करना, ये प्रोटीन का कार्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है किसका कार्य है? तो ये जो है डीएनए और आरएनए का जो है कार्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। समानतः एचआईवी संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो एचआईवी संक्रमण का परागमन जो है होता है संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का कैंसर है, इसमें जो है असाधारण बढ़ोतरी जो है किसका होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जो है असाधारण बढ़ोतरी जो है ल्यूकेमिया में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो इसका जो है निर्मित प्रतिबिंब जो है क्या होगा? तो इसका जो है निर्मित प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में कौन ऐसी कोशिका है? तो निम्न में जो है कौन ऐसी कोशिका है? तो लाल रुधिराणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक 800 kg की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। तो इसमें जो है बल निकालना है, तो बल का जो है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma।
तो F बराबर जो है M में, M का मतलब हो गया मास, A का मतलब हो गया एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो इसका जो है हो जाएगा 800 गुना 90 गुना 5/18, क्योंकि इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको जो है चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको जो है गुना करेंगे और बटा में हो जाएगा 5। तो इसका जो है 18 पच्चे 90 हो गया और ये कट जाएगा 160। तो 160 और गुना 5, तो 160 और गुना 5 कितना हो जाएगा 800, और 800 गुना 5 कितना हो जाएगा तो 4000। तो इसका आंसर कितना हो गया तो 4000 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है सही सुमेलित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ईंधन का अपूर्ण दहन। तो ईंधन का अपूर्ण दहन जो है किसके कारण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है वैश्विक तापमान। वैश्विक तापमान जो है किसके कारण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कोयला एवं डीजल का दहन। कोयला एवं डीजल का दहन किसके द्वारा होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो मानव शरीर का जो है पीएच रेंज होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ग्लाइवेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइवेनिक सेल में जो है कौन सी प्रक्रिया होती है तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा सही है तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है जीवों में द्वि जगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया। तो जीवों में द्वि जगत सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण व्हिटेकर द्वारा किया गया। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक कार एक गोल ट्रैक पर एक जैसी स्पीड से चलती है। तो एक कार एक गोल ट्रैक पर जो है एक जैसी स्पीड से चलती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी स्पीड एक जैसी है, या इसका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी वेग एक जैसी है। तो इसमें हो जाएगा इसकी स्पीड एक जैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें और सही ऑप्शन चुनें। तो नीचे दिया गया है कथन, उसमें से जो है सही कथन को जो है चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है। तो ये सही है, जाइलम जो है जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम पत्तियों से दूसरे हिस्सों तक खाना सिर्फ नीचे की तरफ पहुंचाता है। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 1 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ जो है सही सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है विदेशी यात्री का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है शासक का नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है निकोलो डी कोटी। तो निकोलो डी कोटी जो है विदेशी यात्री थे, और यह जो है विजयनगर जो है देवराय प्रथम के समय जो है आए थे। तो निकोलो डी कोटी जो है इटली का यात्री था। कहाँ का यात्री था तो इटली का यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा पर आया था। सेकंड में दिया हुआ है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है कहाँ की यात्री था तो ये जो है फारस का था, और ये जो है कहाँ का यात्री था तो फारस का यात्री था, और ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था।
थर्ड में दिया हुआ है डुआर्ते बारबोसा। डुआर्ते बारबोसा जो है कहाँ का यात्री था, तो ये जो है पुर्तगाली था, जो कृष्ण देव राय के शासन काल में जो है विजयनगर आया था। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्नाओ नूनीज। फर्नाओ नूनीज जो है क्या था, तो यह घोड़े का व्यापारी था जो अच्युत देव राय के समय विजयनगर आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कांग्रेस से पूर्व जो है राजनीतिक संगठन का जो है स्थापना हुआ था, उसको जो है कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1866 ईस्वी में। कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। सेकंड में दिया हुआ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था, तो 1843 ईस्वी में हुआ था। थर्ड में दिया हुआ है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। फोर्थ में दिया हुआ है बंग भाषा प्रकाशिका सभा। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 1836 ईस्वी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। फर्स्ट में हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद जो है हुआ था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का 1843 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था उसके बाद हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का 1866 ईस्वी में। और उसके सबसे जो है लास्ट में हुआ था मद्रास महाजन सभा का, और मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी के संबंध में जो है कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है दीवान ए रियासत। तो दीवान ए रियासत जो है किसको कहा जाता था, बाजार नियंत्रक को दिया हुआ है, तो ये सही है। सेकंड में दिया हुआ है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक को कहा जाता था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बरीद ए मंडी। तो बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक को कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम पूछा है। तो सहायक संधि की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड बेल्जली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो हैदराबाद है। उसके बाद जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था मैसूर, और उसके बाद किया था पेशवा। तो सहायक संधि को जो है हैदराबाद स्वीकार कब किया था, तो हैदराबाद स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। मैसूर कब किया था, तो मैसूर किया था 1799 ईस्वी में। और उसके बाद जो है कौन किया था, तो उसके बाद किया था तंजौर। तंजौर भी जो है 1799 ईस्वी में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था। और उसके बाद सहायक संधि को स्वीकार किया था अवध। अवध जो है सहायक संधि को स्वीकार जो है 1801 ईस्वी में किया था। और पेशवा कब किया था, तो पेशवा किया था 1802 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो विद्रोहों को कालक्रम के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है सही व्यवस्थित है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1763 ईस्वी में। सेकंड में दिया हुआ है नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1873 ईस्वी में। तो इसमें जो है पहले हो जाएगा स्टूडेंट, वो होगा सन्यासी विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह, और उसके बाद हुआ था पावना विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी में हुआ था, नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था, और पावना विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1873 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 36, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विलियम जोन्स के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये सही है कि विलियम जोन्स को जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। सॉरी स्टूडेंट, ये गलत है, क्योंकि कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय में उनको एक भाषाविद के रूप में जो है नियुक्त नहीं किया गया था। उनको जो है कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, भाषाविद के रूप में नहीं किया गया था। तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथानिएल हॉलहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित को जो है सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है कब से कब तक जो है वायसराय रहा। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है वायसराय रहा था। सेकंड में दिया हुआ है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से लेकर के 1921 ईस्वी तक जो है वायसराय रहा था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है कब से कब तक वायसराय रहा था। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक जो है वायसराय रहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर के 1931 तक जो है वायसराय रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड और उसके बाद लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है वायसराय रहा था। और लॉर्ड हार्डिंग जो है कब से कब तक रहा था। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से लेकर के 1916 ईस्वी तक वायसराय रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कब से कब तक रहा था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से लेकर के 1921 तक वायसराय रहा था। उसके बाद है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर के 1931 तक जो है वायसराय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय मंदिरों एवं भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है। तो ये जो है दिया जाता है कृष्णदेव राय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था। तो कौन सा स्थल जो है 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा जो था 3 भागों में विभक्त था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चिश्ती सिलसिले के प्रथम 3 सूफी का क्रम कौन सा है। तो चिश्ती सिलसिले के प्रथम 3 सूफी कौन थे। तो ये थे मुहिद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी और गंज ए शकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। तो कनिष्क के शासन काल में जो है भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ है, जिसमें जो है फर्स्ट हुआ है गांधार शैली का और सेकंड में हुआ है मथुरा शैली का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जोतदार के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, यह धनी किसानों का वर्ग था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो जोतदार के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है, तो यह जो है
जमींदारों की राजस्व वसूली में सहायता करता था, तो नहीं, ये गलत है। और यह धनी किसान वर्गों का था, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 19वीं सदी के प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 19वीं सदी के प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकारों के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रांतीय सरकारों से प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। सेकंड ऑप्शन है, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो प्रांतीय सरकारों से प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी, तो नहीं, ये गलत है। और प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था, तो नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 नहीं 2। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? तो भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण जो है क्या था? तो बांडीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का संबंध जो है किससे था? तो शिक्षा से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अमेरिका में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ के लिए चुना? तो किस प्रदेश को चुना था? तो ये चुना था पंजाब को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाला प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो संध्या और युगांतर जो है बंगाल से प्रकाशित होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्यवाही के कारावास में रखा जा सकता था। सेकंड ऑप्शन है, यह रॉलेक्ट समिति की सिफारिश पर आधारित था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त कथन में से जो है कौन सा सही है? तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम में जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्यवाही के कारावास में रखा जा सकता था। तो ये सही है। और यह रॉलेक्ट समिति की सिफारिश पर आधारित था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। तो आज जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।